जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 21 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ज्ञान सर का पेड कोर्स चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, शुरू हो चुका है। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है, ए टू जेड। अगर आपको तैयारी करनी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जिनको ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग आपको लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, प्लस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाती हैं। तो हम लोग कलाम जी के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, फिर 19th ईस्ट एशिया समिट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कुछ नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घटती आ रही है, टॉपिक रिपीट हो गया है, और फिर अमेज़न के अंदर मीथेन साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस, ये सिर्फ मीथेन साइकिल की बात नहीं है, कार्बन साइकिल भी, नाइट्रोजन साइकिल भी, हमारे जो इस इकोलॉजी है, इस पारिस्थितिकी तंत्र जो है, उसको चलाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट साइकिल्स होती हैं सब खराब हो रही हैं बिकॉज ऑफ जलवायु परिवर्तन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और वो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। मानव के द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उसके कारण ये सब चीजें चेंजेस हो रही हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले तो कलाम जी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें मिलेंगे। तो आप जानते ही हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राइट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हुई थी, तो उसी समय पर मतलब उनके द्वारा किए गए जितने भी इंपॉर्टेंट काम थे उसको हाईलाइट किया गया। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये चीज तो आप जानते ही हैं, राइट। उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए उनको जाना जाता है, उनका जो विजनरी लीडरशिप रोल था उसके लिए उनको जाना जाता है। और हमारी कंट्री के कौन से नंबर के ऑनरेबल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो 11th ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके हैं अब्दुल कलाम साहब। और साइंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर की फील्ड में उन्होंने बहुत प्रयास किया। फिर इसके अलावा कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इनका जो घर है वो आज की डेट में एक म्यूजियम जो है वो बन चुका है। आप जाकर देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। रामेश्वरम में घर है, काफी ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ पर, राइट। और इनके करियर की अगर हम बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनका करियर था। इन्होंने बहुत सारी देसी टेक्नोलॉजीज बनाई, इंडिया के अंदर काफी सारी टेक्नोलॉजीज बनाई, तैयार करी। इंडिया के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम में इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। इन्होंने काफी सारी सक्सेसफुल मिसाइल्स जो है वो तैयार करी, इसलिए इनको ये टाइटल मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जो है वो सेटअप करी थी, स्टैब्लिश करी थी, डेवलप करी थी। और इसके डेवलप होने के चलते ही हम स्पेस क्लब में जो है वो एंट्री ले ली हम लोगों ने। मतलब कि हम उन कुछ कंट्रीज में से एक बन गए जो खुद अपनी दम पर अपना स्पेस मिशन कंडक्ट करने के लिए केपेबल रह सकता है। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और उस समय रोहिणी सैटेलाइट 1980 में जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी और हमारा डोर्स जो है वो ओपन हो गया था ऐसी कंट्रीज के क्लब में जो कंट्री खुद खुद से केपेबल है स्पेस मिशन लॉन्च करने में। इन्होंने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी जो है वो काम किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, राइट। और इसने काफी सारे मिसाइल सिस्टम जो है वो तैयार किए, स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम डेवलप किए और इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको ऊंचाइयों पर ले गए कलाम साहब। डॉक्टर कलाम जो है ये इंडिया के 11th ऑनरेबल प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 में। 2007 में इनका टेन्योर जो है वो कंप्लीट होता है और इस समय इन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1981 में, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इनको डॉक्टरेट भी जो है वो हासिल हुई है, डॉक्टरेट डिग्री 48 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से पूरे दुनिया भर में। सोचिए आप, साइंस एंड एजुकेशन के इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इनको इतनी अचीवमेंट जो है वो हासिल हुई है। आगे की चर्चा करें तो इसके अलावा काफी सारे मतलब लिटरेरी वर्क भी, साहित्यिक कृतियां भी इनकी काफी ज्यादा थी। इसमें आपको ये किताबों के नाम थोड़े से ध्यान में रखने हैं। माई जर्नी एंड इग्नाइटेड माइंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, राइट। पढ़ना भी अगर आपको समय मिले तो, या फिर समरी इसकी जो है वो अवेलेबल है काफी सारी जगहों पर, आप देख सकते हैं ऑनलाइन। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम,
माई जर्नी एंड इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडोमाइटेबल स्पिरिट। तो ये सब इनकी किताबों के कुछ नाम है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी में मतलब इन्होंने बहुत काम किया इंडिया के अंदर। एक यंग टीम जो थी इसरो की, उसको इन्होंने लीड किया। फिर पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के एज अ लीडर के तौर पर कलाम साहब जी ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को एडवांस करने में। इनका प्रयास ये भी था कि हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो डेवलप करेंगे, राइट। एसएलवी प्रोजेक्ट जैसी सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1998 में कलाम जी जो है उन्होंने प्रपोज करा था टेक्नोलॉजी विजन 2020, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत हमें इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ डेवलप्ड कंट्री 2 डिकेड्स के अंदर अंदर, राइट। देखो 2020 का 1998 में ये प्रोग्राम उन्होंने ये प्रपोज किया था कि 20 साल के अंदर हम कंट्री को डेवलप्ड कंट्री जो है वो बना देंगे, राइट। और तो सोचिए आप, कहीं ना कहीं 2020 तक हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर में रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई। इंडिया के साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च, इन सब प्रोग्राम्स के जरिए, राइट। और उसके उसके पीछे कलाम साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनमें उन्होंने बोला कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस पर काम करना है। देखिए उनका विजन इसलिए बोला जाता है कि ये विजनरी थे। पहले ही बोल दिया था इन्होंने कि हम लोग को निर्भरता पर काम करना है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है बहुत सारी चीजों के लिए। फिर इसके अलावा एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर बी सोमा राजू, तो इनके साथ कोलैबोरेट करके डॉक्टर कलाम जी ने अफोर्डेबल कलाम राजू स्टेंट जो है वो तैयार किया। आपको पता है स्टेंट क्या होता है? स्टेंट जो है बेसिकली जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो आर्टरीज वगैरह जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो उसको खोलने के लिए जो है वो एक स्टेंट, वहां पर एक स्प्रिंग टाइप का टूल जो है वो लगाया जाता है। और जो कि हम जब फॉरेन से इंपोर्ट कराते थे, वो छोटी सी चीज इतनी महंगी पड़ती थी, राइट, कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने अफोर्डेबल कलाम राजू स्टेंट जो है वो तैयार स्टेंट जो है वो तैयार किया, राइट। तो ये चीज थी, ये देखो लिखा ना, हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ये इनोवेशन जो था उसने हेल्थ केयर को और एक्सेसिबल बना दिया कि भाई मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी अब अफोर्ड जो है वो कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज है, अफोर्डेबल मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर इसके अलावा कलाम साहब जी जो है वो एज अ साइंटिस्ट के तौर पर नजर आते हैं, लीडर के तौर पर नजर आते हैं, राइट। काफी ज्यादा इनोवेशन उन्होंने की है हमारी कंट्री के सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया, राइट। मिसाइल डेवलपमेंट, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब बड़े बड़े एरियाज हैं कुछ चुनिंदा जिन पर उन्होंने काम तो किया ही किया। ऐसे न जाने कितने सारे एरियाज पर जो है उन्होंने फोकस किया। कलाम साहब जी ने जो है वो डीपली कमिटेड थे ये कि भाई हमारे युवाओं को, हम लोग को इंस्पायर करना है कि वो एजुकेशन, इनोवेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर भी उन्होंने बहुत रोल प्ले किया, राइट। बहुत सारे सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट किए, बच्चों के साथ जो है वो इन्होंने अपना टाइम जो है वो व्यतीत किया, उनको जो है वो इंस्पायर किया, बताया कि कैसे आगे बढ़ना है, उनको ट्रिक्स बताई। इनके काफी सारे वीडियोस आप जो है वो यूट्यूब पर देखते होंगे, राइट। आज की डेट में रील्स वगैरह में वायरल होते हैं। उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा कलाम जी की जो ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, यानी कि उनकी विनम्रता और सादगी लाखों लोगों को जो है वो कनेक्ट कर दिया इस चीज में उनसे। एक बार एक प्रोग्राम हुआ था जिस प्रोग्राम के अंदर जैसे होता नहीं कि चीफ गेस्ट के लिए एक अलग चेयर होती है बड़ी सी, और नॉर्मल बाकी सदस्यों के लिए एक नॉर्मल सी चेयर होती है ना। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम में गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये मेरे लिए इन्होंने ये अलग ट्रीटमेंट किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट किया है। तो उन्होंने उस चेयर को हटा दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस चेयर पे नहीं बैठूंगा, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री के अंदर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो इक्वलिटी हर जगह दिखनी चाहिए। सोचिए आप। फिर कलाम साहब जी का कंट्रीब्यूशन जो था उसने इंडिया के साइंटिफिक और एजुकेशनल पॉलिसीज को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। इनके विजन जो था कि इंडिया को 2020 तक डेवलप करना है, तो हालांकि अभी तक हमारा जो विजन अब आ चुका है वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि हमें हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री कब तक बनाना है, क्या टारगेट चल रहा है हमारा, राइट। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कंट्रीज के साथ compete कर रही है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड उस अचीवमेंट के पीछे अब्दुल कलाम साहब जी जैसे लीडर्स जो है वो रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो है वो रहे। तो ये पूरा फैक्ट था, इसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई। इनकी किताबों के नाम आप ध्यान में रखना, इनको अवार्ड्स कौन से मिले वो ध्यान में रखना। SLV3 इनके द्वारा
सेटअप किया गया और उसने रोहिणी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी थी 1980 में, और इंडिया को जो है वो ऐसे क्लब में लेकर आ गई, स्पेस क्लब में, स्पेस रिसर्च क्लब आप कह सकते हो, जहां पर एक कंट्री खुद केपेबल होती है अपना स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए। और रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका बर्थ होता है। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आप ये जानते ही हैं। नेक्स्ट, 19th ईस्ट एशिया समिट हम लोग को देखने को मिली, तो ये कहां पर हुई है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, राइट राइट। ये लाओ लाओ में हम लोग को देखने को मिली। तो लाओस, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आपको ये 19th ईस्ट एशिया समिट के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है वो हाईलाइट किया आसियान के रोल। ये आसियान का फुल फॉर्म कोई भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको उस टॉपिक को पढ़ाया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया EAS कंट्री को, यानी कि ईस्ट एशिया समिट की जो कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया कि आप जो है वो हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव जो नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश हो रहा है, तो उसमें जो है वो आप आइए। और इंडिया जो है वो आज की डेट में रीजनल बेसिस पर कोलैबोरेट तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कंट्रीज से कोलैबोरेशन जो है वो कर रहा है। बस ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वाला टॉपिक। बस हाँ, इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि एक ईस्ट एशिया समिट अभी रिसेंट पास्ट में हुई है, वो 19th समिट हम लोग को देखने को मिली। और आसियान के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टोटल कितने मेंबर्स हैं आसियान के? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ टोटल मेंबर्स, सिर्फ नंबर लिखकर बताओ टोटल कितने मेंबर्स हैं। और आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वहां पर ट्रेड बढ़ाना, सिक्योरिटी बढ़ाना, तो इस एरिया पर, ये रीजनल एरिया पर जो है वो काम करती है। और मैं आपको ऑलरेडी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रही है ईस्ट एशिया समिट के साथ, और आसियान प्लस इंडिया की समिट जो हुई है, तो उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, उसके तहत हम लोग इनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये चीज, और मेन हमारा तो बेसिकली अभी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो चाइना को जो है वो काउंटर करना है मेनली, वो मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ। देखो इंडिया ने जो है वो कॉपरेशन किया है क्वाड के साथ। क्वाड का फुल फॉर्म मुझे बताइए आप, और क्वाड में कौन सी कंट्रीज आती हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, क्योंकि ये टॉपिक भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखो टेररिज्म, साइबर अटैक्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब मुद्दे आज की डेट में बहुत बड़े हैं, राइट। इन सब मुद्दों के पीछे चाइना को काउंटर करना भी एक मुद्दा है, जो डायरेक्टली हम लोग लिखते नहीं है, वो डिप्लोमेटिक चीज होती है। ठीक है, अब ईस्ट एशिया समिट की ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2005 में जो है वो ये स्टैब्लिश हुई थी। ये बेसिकली एक फोरम है जहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद जो कंट्रीज है वो एक साथ आती हैं, और वेरियस पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक मुद्दे पर जो है वो डिस्कशन होता है। और ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है? ओपननेस, इंक्लूसिविटी और इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करना। मतलब सिंपली कि सभी कंट्रीज जो है वो ट्रेड अपना ओपन करें भाई, राइट, सभी को शामिल किया जाए, किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, और इंटरनेशनल कानून का पालन करो। अब इंटरनेशनल कानून में यहाँ पर UNCLOS कानून की बात हो रही है। अब मुझे आप फिर से वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे UNCLOS का फुल फॉर्म। और फिर आसियान जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल इस रीजन पर जो है वो प्ले करता है। अब इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो देखो 10 मेंबर्स हैं टोटल आसियान के, प्लस 8, तो आप बोलेंगे 10 + 8। इसको 18 मेंबर्स नहीं कहा जाता है, इसको 10 + 8 कहा जाता है, क्योंकि 10 मेंबर्स होते हैं आसियान के। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसके अलावा 8 और डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हो रही है, और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, ये इसके हम लोग को मेंबर डायलॉग पार्टनर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 10 + 8 आप ध्यान में रखेंगे, ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स हैं। इकोनॉमिकली ये जितने भी मेंबर्स हैं अगर देखें तो ये कंट्रीज 53% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन इन 18 कंट्रीज में से हम लोग को देखने को मिलती है, और पूरे दुनिया भर के जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूशन जो है वो इन 18 कंट्रीज की तरफ से हम लोग को नजर आता है। और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है आसियान की 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर, राइट। ठीक है, फिर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, राइट। तो ये सब इनिशिएटिव हम लोग को इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है वो अलग अलग एरियाज पर एंगेजमेंट करती है, जैसे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड बढ़ाना है जैसे, फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हम लोग को सांस्कृतिक के तौर पर भी जो है वो कंट्रीज के साथ जो है वो हम लोग
जुड़ते हैं पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने के लिए। फिर हम लोग जो है वो नई नई चीजें इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं, जैसे कि इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम हम लेकर आए। यस। और इंडिया जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को, राइट, कि स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसी कंट्रीज के साथ। ठीक है। ये बेसिकली रिलेशनशिप को डीपन करने के पर्सपेक्टिव से ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस किया लाओस के लिए कि उसने सक्सेसफुली समिट को जो है वो होस्ट किया, और मलेशिया को बेस्ट विशेस दी। नई आसियान चेयर के तौर पर मलेशिया अब हम लोग को देखने को मिलेगी, और इंडिया ने फुल सपोर्ट किया है लीडरशिप, इनकी लीडरशिप के लिए। हेड ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव हम लोग को देखने को मिलेगी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में होगी, और यहाँ पर सभी को इनवाइट किया गया है ईस्ट एशियन समिट की कंट्रीज को कि आप आए और एजुकेशन की फील्ड में जो है वो अपने विचार जो है वो व्यक्त करें। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो ये ईस्ट एशिया समिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखना, इसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता लग ही गया है, और 19th ईस्ट एशिया समिट अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली। दैट्स इट। अब देखो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट क्या होता है गाइस। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का मतलब कि कंट्रीज जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो डिसमेंटल कर दें। बात समझ रहे हो, पहली चीज तो न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है, दूसरी चीज जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है उसको आप डिसमेंटल कर दो, राइट। तो 2024 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है किसको, तो ये नाम आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, निहॉन हिडियांको। निहॉन हिडियांको जो कि एक कंपनी है, जापानीज कंपनी है, राइट। और ये किनकी कंपनी है, सर्वाइवर्स की कंपनी है, जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में, तो उसमें जो लोग बच गए थे तो उन्होंने ये कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करी। अब देखो निहॉन हिडियांको जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि उस कंपनी को, कि उसने बहुत प्रयास किया कि दुनिया को जो है वो न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाना है। इनके मेंबर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं हिबाकुशा है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को जो है वो सपोर्ट करने के लिए, और पूरे दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई न्यूक्लियर से होने वाला या न्यूक्लियर अटैक जो होता है तो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है, तो सब लोग बच के रहें, और जो कंट्रीज आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन पोजेस करके बैठी हुई है, उसके पास ऑलरेडी है, तो वो उसे डिसमेंटल करें। बात समझ रहे हो आप। तो नोबेल कमेटी ने फोकस जो है वो किया हिबाकुशास की टेस्टिमनीज को, राइट। और ये देखा कि हाँ यार इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है, इन्होंने एक न्यूक्लियर टैबू स्टैब्लिश जो है वो किया, ये इंश्योर जो है वो करते हुए कि न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग जो है वो 1942 के बाद ना किया जाए। 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे। लिटिल बॉय जो है वो हिरोशिमा में ड्रॉप हुआ था, जिसमें 70,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी इंस्टेंटली। टोटल डेथ तो जो है वो 1 लाख से ऊपर थी भैया, सोचिए आप, लॉन्ग टर्म रेडिएशन इफेक्ट के कारण भी। सिर्फ 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जो एक और बॉम्ब फेंक दिया, फैट मैन। तो ये लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बॉम्ब फेंके गए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ये बॉम्ब्स के नाम थोड़े से आप ध्यान में रखना। जापान के ऊपर आप सभी लोग जानते ही हैं, नागासाकी में एक बॉम्ब फेंका था 6 अगस्त को, फिर दूसरा फेंक दिया 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी में। इसमें लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी इमीडिएटली, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जैसे ही बॉम्ब फटता है तो उसका टेम्परेचर लेवल इतना तेज हो जाता है कि इंसान पूरी, यानी कि मतलब हड्डी तक ना बचे उसकी, सेकंड्स में। जापानीज एम्परर हम लोग को देखने को मिले थे हिरोहितो, यानी कि जापानीज किंग था हिरोहितो। इसने अनाउंस किया था कि जापान अब सरेंडर कर देगी 15 अगस्त 1945 को, और बॉम्ब को जो है वो कहा गया कि ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही क्रूअल है, क्रूर है, और ये कहा कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बेकार चीज है। और इसी बॉम्बिंग के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने सभी को बता दिया था कि किसी से भी पंगा लेना, मुझसे मत लेना। बट ठीक है यार, क्या होता है कि किसी को आप या दूसरों को सबक सिखाने के लिए या पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए अगर आपने किसी के साथ नुकसान कर दिया जहां पर बेकसूर लोग मारे गए, तो फिर दुनिया की नजर में जो है वो आप बादशाह नहीं हो। फिर बादशाह वो इंसान होता है कि भाई प्यार से, शांतिपूर्वक आप वेपन्स को दिखाओ या कहीं पर एक्टिवेट करके उसको छोड़ दो, और बोलो कि बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल हमने किया था भाई, इंडिया ने, आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक जवान, मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, सभी को पता है उनका नाम, बहुत फेमस पर्सनालिटी, जब वो पाकिस्तान के अंदर
चले गए थे और पाकिस्तान उनको छोड़ नहीं रहा था, उनको टॉर्चर कर रहा था, तो यहाँ से हॉटलाइन से फोन किया गया पाकिस्तान को। और उसी समय की अगर आपको थोड़ी सी मेमोरी में आपके हो, याद हो आपको चीजें, तो हमने राजस्थान के पास में जो है वो ड्रिल शुरू कर दी थी कंटिन्यूअसली। हमने अपने एयरफोर्स को जो है वो रेडी कर लिया था, ड्रिलिंग शुरू हो गई थी, वेपन्स मिसाइल टेस्टिंग चालू कर दी थी हमने। हमारी इंडियन नेवी को जो है वो हमने ये पाकिस्तान के नजदीक जो है वो कर दिया था। मतलब हमने दिखा दिया था पाकिस्तान को कि वी आर रेडी फॉर द वॉर। अगर हमारे बंदे को छोड़ोगे नहीं तो बेटा तुम्हारी एस्तेसी कर देंगे आप। पाकिस्तान को पता था कि पाकिस्तान इज नॉट इन अ कंडीशन कि वो इंडिया के साथ लड़ सके। और हमने क्लियरली बस एक हॉटलाइन गई, फोन लगाया कि 1 घंटे का वेट करेंगे, 1 घंटे में रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारा तो वी आर कमिंग। हमारी नेवी ऑलरेडी तैनात हो चुकी है, उनने कंफर्म कर लिया। उनको तो पता ही था भाई, रडार्स वगैरह में सब कुछ दिख रहा था कि हाँ यार इंडिया की पूरी नेवल फोर्सेस का मूवमेंट, वहां से आर्म फोर्सेस का मूवमेंट, यहाँ से एयर फोर्सेस का मूवमेंट, इंडिया इज टोटली कंप्लीटली रेडी। तो फिर वहां से रिप्लाई आता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो छोड़ रहे हैं, हमें तो एक शांति समझौता जो है वो करना है इंडिया के साथ। अबे तुम करोगे शांति समझौता? इंटरनेशनल लेवल पर हम तुम्हारी बैंड बजा देते, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन होता है कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने पास जो है वो कैद करके नहीं रख सकते। आर यू गेटिंग दिस? और ये सब चीजें कब पता लगती है? जब आप चीजों को पढ़ते हो, समझते हो। कोई बड़ा काम नहीं किया पाकिस्तान ने छोड़कर, या इंडिया ने डराया जरूर, राइट, बट हमें पता था कि हम लीगली भी अगर खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर तो भी जीत हमारी होनी है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन यही बोलता है। सो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू क्रिएट। नेक्स्ट, तो यहां पर ये चीज हुई, फिर जापान ने बोला कि नहीं भाई, इतनी तबाही मच चुकी है कि अब मैं अपनी आर्मी भी नहीं रखने वाला, आई एम सॉरी। ये हुआ बताऊं क्यों था? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये हुआ इसलिए था, एक टाइम पर जापान ने चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। तो सोचो आप, चाइना इतनी बड़ी कंट्री और जापान जरा सा देश, रशिया को भी धूल चटाई है इसने। जब क्या हुआ, इसका ईगो बहुत बड़ा हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको बोला कि अरे बेटा जापान, क्यों चाइना की जमीन अपने कब्जे में कर रहा है, छोड़ दे। तो उसने बोला कि मुझसे अड़ी मत करना, मैं तुम्हें भी फोड़ूंगा। जापान ने क्या किया था, जापान में हवाई आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कब्जा है हवाई आइलैंड के ऊपर, वहां पे बॉम्बार्डिंग कर दी थी इसने। यूनाइटेड स्टेट्स के बंदरगाह को फोड़ दिया था पहले जाके जापान ने। क्योंकि हिस्ट्री में तो बस यही चीज बताई जा रही है कि यूएसए ने बॉम्बिंग कर दी। क्यों करी बॉम्बिंग? क्यों गुस्सा आया यूएसए को जापान के ऊपर? उसकी बारे में कोई बात करता नहीं और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि जापान ने बॉम्बार्डिंग कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स के पोर्ट्स में। पढ़ो हिस्ट्री को, तब आएगा मजा। जब बॉम्बार्डिंग करी ना, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि कीप क्वाइट, और अब मैं बताऊंगा कि मेरे ऊपर अटैक करने का हश्र क्या होता है। तो उस समय था, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि अच्छा मुझे तमाचा मारोगे, मैं खत्म कर दूंगा मैं। बट अटैक इज नॉट द सोल्यूशन। मैं इवन आप लोग से ही बोलूंगा, लोगों को डराओ, इतना डराओ कि उनको मौत दिख जाए और फिर छोड़ दो। किसी को मारना पीटना, मारोगे पीटोगे, सामने वाला बंदा ढीठ हो जाएगा। बट जब किसी को डरा दोगे ना, किसी को मौत दिखा के बस छोड़ दो, फिर जिंदगी भर तक वो व्यक्ति तुम्हारा गुलाम बना रहेगा। जिंदगी भर तक। दैट डजंट मीन कि आई एम टेलिंग की टॉर्चर वगैरह करो। बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तुम्हें जिसने छेड़ा, मैं देखो गलत एडवाइस नहीं कर रहा हूं, पावर का मिसयूज करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बट तुम्हें कभी भी किसी ने लाइफ में छेड़ा हो, एंड व्हेन यू बिकम पावरफुल, तो यू नो कि सभी व्यक्ति कोई ना कोई गलतियां तो करते हैं लाइफ में। लीगली, लीगली सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी। वेट फॉर द टाइम कि वो गलती पकड़ में आए। गाड़ी में भी आरटीओ के इतने नियम है जो अपन को नहीं पता, कॉमन आदमी को नहीं पता, आप लोगों को पता है। वी नो कॉमन मैन को नहीं पता। किसी की गाड़ी खड़ी करके आप तुरंत सीज भी करा सकते हो, छोटी सी चीज के ऊपर भी। इतने सारे नियम है। व्हेन यू बिकम पावरफुल, यू हैव द पावर, और यूज करो। सामने वाले व्यक्ति को परेशान करवाओ और फिर वहां जाके खड़े हो जाओ। इस जेल में बंद करवा दिया आपने उसको, थाने में पकड़वा दिया, बंद करा दिया बेचारा अंदर थाने में। रेंडमली चले जाओ थाने में, देखो अरे तुम यहाँ कैसे, अरे निकालो इनको, खोलो। थाने में डलवाने वाले भी तुम और निकालने वाले भी तुम।
डलवाया तुमने, उसको कभी लाइफ में पता लगना ही नहीं है। और जब तुम उसे छुड़वा दोगे, वो जिंदगी भर तुम्हारे पैर पकड़ा रहेगा। तो गेम ऐसा खेलो कि अपने दुश्मन को भी जो है वो अपने नीचे रख लो। यही दिस इज डिप्लोमेसी जो आपको सीखनी है भाई। सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि गेम कैसे खेला जाता है। दैट इज अ माइंडसेट कि जिससे आपको कोई बेवकूफ ना बनाए। आप पॉलिसीज विजनरी बनाओ हर तरीके से, क्योंकि यू हैव टू डील विद गैंगस्टर्स, यू हैव टू डील विद दोज पीपल जो कानून का लगातार उल्लंघन करते हैं। निहॉन हिडेंक्यो, इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 10 अगस्त 1956 को। एक लौती ऐसा नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर जो थे जापान का, उनके द्वारा तैयार किया गया। मेन गोल यही था कि भाई वेलफेयर, हिबा खुशा की वेलफेयर को प्रमोट करना, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कंपनसेशन की डिमांड करना। क्योंकि ये सर्वाइवर्स थे, ये बचे हुए थे न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक से, इनको पता है कि क्या हश्र हुआ था। इनने देखा लोगों को सामने मरते हुए, तड़पते हुए। हिबा खुशा एक, या फिर बॉम्ब अफेक्टेड पीपल have been at the forefront of global efforts to raise awareness of the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons। मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर वेपन का क्या हश्र होता है, इनने देखा है। उनकी स्टोरीज, उनके पेन की, उनके करीबी लोग मर गए थे, उनकी स्टोरीज इन्होंने जब बताई पब्लिक के सामने तो लोगों की रूह कांप गई, हालत खराब हो गई लोगों की कि क्या है भाई ये ऐसा होता है। सिर्फ सुनने से नहीं होता, जब आप उस चीज को फील करते हो ना, तब आपको पता लगता है क्या है। सोचो आप यार, अचानक से कोई व्यक्ति अपने बेचारा गाड़ी से अपने कहीं पर जा रहा है अपने रिलेटिव को मिलने, और अचानक से 3 सेकंड में, उस 3 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है यार, उसको होश ही नहीं, मृत्यु हो गई उसकी, जल गया, जल के राख। जो थोड़े से दूर थे जहां पर गिरा था बॉम्ब, उससे उनको इतनी तेज गर्मी लगी कि उनकी पूरा बदन जो है वो जल रहा था। सोचिए आप, बदन जल रहा मतलब किसी ने एसिड फेंक दिया, इस तरीके की जलन। जस्ट इमेजिन, एक एक जो, अगर आप माचिस जलाओ और माचिस की तिली अगर हाथ में गिर जाए तो अपन एकदम से हटाते ना, सिर्फ एक तिली यार, छोटी सी। और यहां तो टेम्परेचर लेवल नेक्स्ट लेवल। तो ये चीजें इन्होंने बताई। फिर ये कंपनी जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी कि ये जो है वो अब जो सर्वाइवर्स को जो है वो यूनाइटेड नेशंस भेज रही थी, न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस भेज रही थी, दूसरी कंट्रीज भेज रही थी कि वो एक्सपीरियंस बताएं, वहां जाके खड़े होकर बताएं कि भाई ये कितना डेंजरस वेपन है, ये फट जाएगा तो कोई नहीं बचोगे, सबका सब रह जाएगा, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स खत्म हो जाएंगे पलक झपकते ही। ये वेपन बना रहे हो, उस वेपन बनाते समय एक्सीडेंट हो गया कोई तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। तो ये बॉम्बिंग थी हिरोशिमा नागासाकी की, उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर वेपन अभी तक यूज नहीं किया गया, और टचवुड ना यूज किया जाए, ठीक है। और इसको न्यूक्लियर टैबू जो है वो कहा जाता है कि भाई न्यूक्लियर से एक कंसेप्ट जो डेवलप किया गया था कि डिसआर्मामेंट किया जाए, जितनी भी कंट्रीज है सबको मना करो भाई कि कोई भी रहे वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल जो है वो ना करें। अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया भर में ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का डर तो है ही, कि कंट्रीज अपने पास जो है वो इकट्ठा करके रखी हुई है वेपन्स को। नई कंट्रीज जो है वो डेवलप कर रही है न्यू वेपन्स। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि अपने जो वेपन्स है उनको अपग्रेड करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट जो है वो $1 ट्रिलियन और खर्चेगा 2040 तक अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए। बोलिए, अच्छा आप यूनाइटेड स्टेट से पूछेंगे तो यूनाइटेड स्टेट बोलेगा कि भाई हम तो यार ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी हमें जनरेट करनी है, इसलिए हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। नो बॉस, अब तो क्लीन एनर्जी के पीछे सीधा सीधा थ्रेट है। नोबल कमेटी ने डिसीजन दिया कि भाई 2024 का पीस प्राइज जो है ये निहॉन हिंडैंको जैसी कंपनी को जो है वो दो, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसआर्मामेंट मूवमेंट में
इन्वॉल्व थे। जैसे नोबेल पीस प्राइज है वो पहले रिकॉग्नाइज किया गया था इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए काम किया, जैसे कि 1974 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान को ये सम्मानित जो है वो किया गया इस प्राइज से न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। 2017 के अंदर आई कैन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इनको पीस प्राइज है वो मिला था। और अब इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, इस कंपनी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, निहॉन हिडांक्यो हिडांक्यो। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी मैं ये अल्फ्रेड नोबेल की लेगेसी के बारे में पहले भी आपको पढ़ा ही चुका हूं, तो लगातार इस प्रकार के टॉपिक्स आएंगे। न्यूक्लियर आर्म की एक रेस जो है वो चल रही है, हर एक कंट्री चाह रही है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो पोजेस करें, बट पूरे दुनिया भर में ये कंपनी है और ऐसी काफी सारी कंपनी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि नहीं भाई न्यूक्लियर वेपन पोजेस मत करो, इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं है मानवता को आज की डेट में। अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज की गई, भाई ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से ये पूरा टॉपिक रिपीट हो गया है। देखो याद आ रहा है कुछ, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बुक पूरा एज इट इज टॉपिक। रिपोर्ट ने लिविंग प्लैनेट इंडेक्स परसों ही पढ़ा था मेरे ख्याल से हमने, ये पूरा एज इट इज टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया है, तो इस पर वापस नहीं जाएंगे, आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन बस पूछ लेता हूं, आप मुझे 5 पॉइंट्स बताइए कि किस 5 पॉइंट्स लिखकर बताएंगे कि कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। सिर्फ 5 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखकर बताओ कि किसके कारण जो है वो जंगल में जीव जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब यार सबसे पहली चीज तो ये समझो मीथेन क्या है। मीथेन मतलब CH4, ये फैक्ट तो आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है गाइस, आपको पता है कि ये एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन अगर एनवायरमेंट में रिलीज होगी तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, बट आप ये भी जानते हो कि मीथेन एनवायरमेंट में जो है वो नेचुरली हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है मीथेन, तो मिट्टी में, ओशियन में, एनवायरमेंट में, यहाँ पर मीथेन जो है वो पाया जाता है, राइट। वेटलैंड में, लाइफ स्टॉक में, फॉसिल फ्यूल में, राइट। तो यहां पर हम लोग को मीथेन देखने को मिलता है कि पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि जब पैडी कल्टीवेशन होता है, धान की खेती होती है, तो उससे मीथेन रिलीज होता है ना। जहां पर भी मिट्टी में पानी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो वाली कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए रहती है, तो उससे मीथेन रिलीज होता है। यस, तो मीथेन साइकिल का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल होती है। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये तो एक साइकिल हो गई। अब ये साइकिल डिस्टर्ब कैसे होगी, इसी एक ही यूनिट से समझो। अगर हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जैसे अभी आज की डेट में, तो फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वो एनवायरमेंट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है, मतलब उसकी रिसाइकल करने की क्षमता हो रही है खराब। और वही सेम चीज अमेजोन में मीथेन के साथ देखने को मिल रही है, यही रिसर्चर्स बता रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, तो आइए इसको हम लोग यहां से समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो अमेजोन जो है ये मीथेन एमिशन का, इसका जो फ्लड प्लेन मतलब बाढ़ का मैदान, जहां पर अक्सर यानी कि एक ऐसा जमीनी एरिया है जहां पर अक्सर पानी भरता है, तो अमेजोन का जो फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान है, वो पूरे दुनिया भर के जो वेटलैंड से होने वाला जो एमिशन होता है, मीथेन एमिशन, उसमें 29% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 29% कॉन्ट्रीब्यूट। अब सोचो आप, ये बाढ़ के मैदान बढ़ेंगे, ये बाढ़ के मैदान और ज्यादा बढ़ेंगे, तो क्या होगा, और मीथेन का एमिशन होगा। और बाढ़ के मैदान बढ़ेंगे क्यों, बाढ़ के मैदान इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसके कारण फ्लडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट आपको एक और चीज बताते हैं, बहुत बढ़िया सी चीज, अमेजोन के अंदर कुछ मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स भी हैं, इनके फ्लड प्लेन्स में, इस एरिया पर रहते हैं ये, जिस एरिया पर पानी जो है वो रुका हुआ रहता है। अब कुछ देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये मीथेनोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीथेन साइक्लिंग में। ये कंज्यूम करते हैं मीथेन को, और एक एनालिसिस के थ्रू पता लगा है कि एरोबिक एनारोबिक मीथेन कंज्यूमिंग माइक्रोब्स जो फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, ये मीथेन डायनेमिक को और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। बात ध्यान समझिएगा अभी आप, कंफ्यूजिंग वाला फैक्टर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ऑलरेडी पता है मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस एमिट जो है वो मतलब ग्रीन हाउस गैस है, ये अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। तो ये बढ़ेगी क्यों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण
फ्लड प्लेन बढ़ेगा और जिसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि अमेजोन का जो नेचुरल प्रोसेस था रिसाइकिल करने का मीथेन का, वो टूटेगा, डिस्टर्ब होगा और भी ज्यादा वार्मिंग जो है वो कंट्रीब्यूट होगी। तो ये चीज, और मीथेन आपको बता दें कि सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, और ये 28 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है 100 सालों के पीरियड में। थोड़ा भी इंक्रीज अगर होगा मीथेन में तो बुरी तरह से हालत खराब हो सकती है, क्योंकि 28 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से हार्मफुल है। तो सोचिए आप, तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब कैसे हम लोग ये मीथेन साइकिल जो खराब हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं? तो भाई आप नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आओ, गैस कलेक्शन सिस्टम जो है वो तैयार करो कि मीथेन गैस जो है उसको आप कलेक्ट करके एनर्जी के तौर पर यूज कर सकें। एरोबिक ट्रीटमेंट मेथड्स का उपयोग किया जाए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि मीथेन प्रोडक्शन हो ही ना पाए। फिर इसके अलावा हम लोग और भी दूसरी वेटिंग और ड्राइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें राइस कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पैडी कल्टीवेशन जहां पर धान की खेती होती है वहां पर बहुत ज्यादा मीथेन एमिट होता है। फिर लाइव स्टॉक के जो फीड होता है, उनका जो खाना होता है पशुओं का, तो उसमें सीवीड जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि मीथेन प्रोडक्शन जो है वो रूमिनेंट्स जैसे जानवरों में कम हो सके। फिर कोस्टल इकोसिस्टम को हम लोग रिस्टोर करें, मैंग्रोव्स को बचाएं, क्योंकि मैंग्रोव्स वगैरह जो है वो कार्बन एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंप्रूव करेगा, मीथेन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करेगा। राइट, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर जो है वो ध्यान दें। बेंच प्रेस कंपटीशन 2024 इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन, जो कि कॉमनवेल्थ का हम लोग को देखने को मिल रहा है 2024 का, साउथ अफ्रीका की सन सिटी में हुआ है। आईपीएस ऑफिसर अनीता रॉय ये पहली आईपीएस ऑफिसर बनी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला इस कंपटीशन में। देखिएगा वीडियो। कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है। और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। हिज्ब उत तहरीर, तो इसके बारे में बात करें तो ये बैन किया गया है सेक्शन 35 उआपा के तहत। उआपा का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टैब्लिश करना एक इस्लामिक स्टेट जिहाद और वायलेंट मेथड के थ्रू। हिज्ब उर तहीर एक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना 1953 में इसको बनाया गया था, जेरूसलम में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर लेबनान में है और 30 से भी ज्यादा कंट्री में ये ऑपरेट करती है, और अभी उआपा के तहत इसको इंडिया में बैन कर दिया है। और ये 45th ग्रुप है जो कि बैन किया गया इंडिया के अंदर, और इसमें और भी काफी सारे ग्रुप्स को पहले बैन किया गया, जैसे कि जायश मोहम्मद, लश्कर तायबा, तो ये आप जानते ही हैं। ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है आपके लिए मेंस का, ट्राई करिएगा 120 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।